खालसा वाहेगुरु दी फतेह। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, विभिन्न सम्मानित संस्थाओं के चेयरमैन और प्रेसिडेंट, डिप्लोमेट्स, देश भर से जुड़े विशेष रूप से इस कार्यक्रम के साथ आए हुए बालक बालिकाएं, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज देश पहला वीर बाल दिवस मना रहा है। जिस दिन को, जिस बलिदान को हम पीढ़ियों से याद करते आए हैं, आज एक राष्ट्र के रूप में उसे एकजुट नमन करने के लिए एक नई शुरुआत हुई है। शहीदी सप्ताह और ये वीर बाल दिवस हमारी सिख परंपरा के लिए भावों से भरा जरूर है, लेकिन इससे आकाश जैसी अनंत प्रेरणाएं भी जुड़ी है। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। हर साल वीर बाल दिवस का यह पुण्य अवसर हमें अपने अतीत को पहचानने और आने वाले भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देगा। भारत की युवा पीढ़ी का सामर्थ्य क्या है, भारत की युवा पीढ़ी ने कैसे अतीत में देश की रक्षा की है, मानवता के कितने घोर प्रघोर अंधकारों से हमारी युवा पीढ़ी ने भारत को बाहर निकाला है। वीर बाल दिवस आने वाले दशकों और सदियों के लिए ये उद्घोष करेगा। मैं आज इस अवसर पर वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए उन्हें कृतज्ञ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य मानता हूं कि उसे आज 26 दिसंबर के दिन को वीर बाल दिवस के तौर पर घोषित करने का मौका मिला। मैं पिता दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी और सभी गुरुओं के चरणों में भी भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक माता गुजरी के चरणों में भी अपना शीश झुकाता हूं। साथियों, विश्व का हजारों वर्षों का इतिहास क्रूरता के एक से एक खौफनाक अध्यायों से भरा है। इतिहास से लेकर किंवदंतियों तक हर क्रूर चेहरे के सामने महानायकों और महानायिकाओं के भी एक से एक महान चरित्र रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि चमकौर और सरहिंद के युद्ध में जो कुछ हुआ वो भूतो न भविष्यति था। ये अतीत हजारों वर्ष पुराना नहीं है कि समय के पहियों ने
उसकी रेखाओं को धुंधला कर दिया। ये सब कुछ इसी देश की मिट्टी पर केवल 3 सदी पहले हुआ। एक और धार्मिक कट्टरता और उस कट्टरता में अंधी इतनी बड़ी मुगल सल्तनत, दूसरी ओर ज्ञान और तपस्या में तपे हुए हमारे गुरु, भारत के प्राचीन मानवीय मूल्यों को जीने वाली परंपरा, एक और आतंक की पराकाष्ठा, तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद, तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता, और इस सब के बीच एक और लाखों की फौज, और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। एक और नृशंसता ने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी, तो दूसरी ओर धैर्य, शौर्य, पराक्रम के भी सभी प्रतिमान टूट गए। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो सदियों को प्रेरणा दे रही है। भाइयों और बहनों, जिस देश की विरासत ऐसी हो, जिसका इतिहास ऐसा हो, उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभिमान और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे, जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है, तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। इसलिए आजादी के अमृत काल में देश ने गुलामी की मानसिकता के मुक्ति का प्रण फूंका है। वीर बाल दिवस देश के उन पंच प्राणों के लिए प्राणवायु की तरह है। साथियों, इतनी कम उम्र में साहबजादों के इस बलिदान में हमारे लिए एक और बड़ा उपदेश छिपा हुआ है। आप उस दौर की कल्पना करिए, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ, भारत को बदलने के उसके मंसूबों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी पहाड़ की तरह खड़े थे। लेकिन जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसकी सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती थी। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग
गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलना चाहते थे। जिस समाज में, जिस राष्ट्र में उसकी नई पीढ़ी जोर जुल्म के आगे घुटने टेक देती है, उसका आत्मविश्वास और भविष्य अपने आप मर जाता है। लेकिन भारत के वो बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुन गए, लेकिन उन्होंने उन आतताई मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। यही किसी भी राष्ट्र के समर्थ युवा का सामर्थ्य होता है। युवा अपने साहस से समय की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देता है। इसी संकल्प शक्ति के साथ आज भारत की युवा पीढ़ी भी देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए निकल पड़ी है। और इसलिए अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की भूमिका और भी अहम हो गई है। साथियों, सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा इसका उदाहरण और क्या हो सकता है। इसमें सिख गुरुओं के साथ साथ भारत के अलग अलग कोणों से 15 संतों और 14 रचनाकारों की वाणी समाहित है। इसी तरह आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे। और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। जब वो बालक थे तो ये प्रश्न आया कि राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए बड़ी बलिदान की जरूरत है। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपसे महान आज कौन है, ये बलिदान आप दीजिए। जब वो पिता बने तो उसी तत्परता से उन्होंने अपने बेटों को भी राष्ट्र धर्म के लिए बलिदान करने में संकोच नहीं किया। जब उनके बेटों का बलिदान हुआ तो उन्होंने अपनी संगत को देखकर कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। अर्थात मेरे 4 बेटे मर गए तो क्या हुआ, संगत के कई हजार साथी, हजारों देशवासी मेरे बेटे ही हैं। देश प्रथम, नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इस परंपरा को सशक्त करने की जिम्मेदारी आज हमारे कंधों पर है। साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालक भारत के नाम पर पड़ा, वो सिंहों,
और दानवों तक संहार करके थकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं, जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या होता है। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक, वशिष्ठ के आश्रम से लेकर विश्वामित्र के आश्रम तक, उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्श देखते हैं। प्रभु राम के बेटे लवकुश की कहानी भी हर मां अपने बच्चों को सुनाती है। श्री कृष्ण भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले कान्हा की वो छवि याद आती है, जिनकी वंशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी करते हैं। उस पौराणिक युग से लेकर आधुनिक काल तक वीर बालक बालिकाएं भारत की परंपरा का प्रतिबिंब रहे हैं। लेकिन साथियों, आज एक सच्चाई भी मैं देश के सामने दोहराना चाहता हूं। साहबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से ज्यादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इस तरह भुला दिया जाए। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है, जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी को सीखने और प्रेरणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायिकाओं की जरूरत होती है। और इसलिए ही हम श्री राम के आदर्शों में भी आस्था रखते हैं। हम भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से प्रेरणा पाते हैं। हम गुरु नानक देव जी की वाणी को जीने का प्रयास करते हैं। हम महाराणा प्रताप और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जैसे वीरों के बारे में भी पढ़ते हैं। इसलिए ही हम विभिन्न जयंतियां मनाते हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी घटनाओं पर भी पर्वों का आयोजन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज की जरूरत को समझा था और भारत को एक ऐसे देश के रूप में गढ़ा जिसकी संस्कृति पर्व और मान्यताओं से जुड़ी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी उस चिंतन और चेतना को चिरंतर बनाना है। हमें अपने वैचारिक प्रवाह को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में देश स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों के, वीरांगनाओं के, आदिवासी समाज के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए
हम सब काम कर रहे हैं। वीर बाल दिवस जैसी पुण्यतिथि इस दिशा में प्रभावी प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी। साथियों, मुझे खुशी है कि वीर बाल दिवस से नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए जो क्विज कंपटीशन हुआ, जो निबंध प्रतियोगिता हुई, उसमें हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर हो, दक्षिण में पुडुचेरी हो, पूरब में नागालैंड हो, पश्चिम में राजस्थान हो, देश का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के साहबजादों के जीवन के विषय में जानकारी न ली हो, निबंध न लिखा हो। देश के विभिन्न स्कूलों में भी साहबजादों से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं हुई हैं। वो दिन दूर नहीं जब केरला के बच्चों को वीर साहिबजादों के बारे में पता होगा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को वीर साहिबजादों के बारे में पता होगा। साथियों, हमें साथ मिलकर वीर बाल दिवस के संदेश को देश के कोने कोने तक लेकर जाना है। हमारे साहिबजादों का जीवन, उनका जीवनी संदेश देश के हर बच्चे तक पहुंचे, वो उनसे प्रेरणा लेकर देश के लिए समर्पित नागरिक बने। हमें इसके लिए भी प्रयास करने हैं। मुझे विश्वास है हमारे एकजुट प्रयास समर्थ और विकसित भारत के हमारे लक्ष्य को नई ऊर्जा देंगे। मैं फिर एक बार वीर साहिबजादों के चरणों में नमन करते हुए इसी संकल्प के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बोले सो निहाल। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी के बलिदान दिवस पर बाल दिवस के इस कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री सरदार बलदेव सिंह मोलक जी, मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी हरनाम सिंह जी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार प्रविंदर सिंह जी, गुरुद्वारा रीठा साहिब नानक मत्ता से बाबा श्याम सिंह जी, गुरुद्वारा नानकपुरी नाना साहिब पहेड़ी से बाबा गुरचंद सिंह जी, अध्यक्ष लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी सरदार राजेंद्र सिंह बक्का जी, अध्यक्ष गुरुद्वारा कमेटी आलमबाग लखनऊ सरदार निर्मल सिंह जी, माननीय विधायक श्रीमती
जय देवी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधान परिषद के सदस्यगण, अन्य हमारे माननीय विधायकगण और उपस्थित सभी सिख समुदाय से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर गुरु साहब की यात्रा यहां पर आई है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को नमन करते हुए आप सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषित 26 दिसंबर की स्थिति को साहबजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के मुख्यमंत्री आवास के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए और हम सब के लिए यह दिन सिख गुरुओं के प्रति और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। सिख गुरुओं का जो त्याग था, जो बलिदान था, वह तो एक प्रेरणा है ही, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 4 साहबजादों को भारत की धर्म, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान किया। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझारू सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, 4 पुत्र भारत की धर्म की रक्षा करते हुए बलिदान होते हैं। माता गुजरी, जिन्होंने रक्षा का दायित्व अंतिम समय तक निभाते निभाते अंत में स्वयं भी उन्होंने अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा गया कि आपके 4 पुत्र शहीद हुए हिंदुस्तान के लिए, धर्म की रक्षा करते हुए, तो उस समय भी उनके मुंह से एक ही बात निकली थी कि 4 मुए तो क्या भय, जीवित कई हजार। यानी अपने परिवार के लिए नहीं, देश और समाज के लिए, धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, उनके स्मृति में आयोजित होने वाला कोई भी कार्यक्रम हम सब के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक कार्य आयोजन होता है। उसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के क्रम में मुख्यमंत्री आवास में बाल दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला हम सबको अभिभूत करती है, अपने इतिहास के साथ जोड़ती है। भक्ति से शक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही सिख गुरुओं के प्रति शीश नमन करने का एक अवसर प्रदान करती है, और इसलिए मैं आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बाबा अजीत सिंह जी को, बाबा जुझारू सिंह जी को, बाबा जोरावर सिंह जी को, बाबा फतेह सिंह जी को धर्म के लिए बलिदान देने की इस उत्कृष्ट परंपरा को भी नमन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के इस गौरवशाली इतिहास को अब पुस्तक में सचित्र उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रारंभ हो गया है।
मैंने विगत वर्ष भी इस बात का अनुरोध किया था कि हम बताएंगे नहीं तो पीढ़ी तो भूल जाएगी, लोग भूल जाएंगे। बाबा अजीत सिंह कौन थे? बाबा जुझारू सिंह कौन थे? क्या उम्र थी उस समय? बाबा जोरावर सिंह क्या उम्र थी? बाबा फतेह सिंह एक नन्हा सा बालक, लेकिन अपने धर्म के पद से विचलित नहीं होना है, दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाना है, धर्म के पद का अनुसरण करना है। बचपन से मिले हुए संस्कार, मां गुजरी के सानिध्य में जो संस्कार, जो सानिध्य प्राप्त हुआ, दो पुत्र युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह दीवारों में चिल्ले जाते हैं, लेकिन कहीं उफ तक नहीं करते। धर्म की रक्षा करनी है, और अब वही बलिदान की प्रेरणा हम सबको आज भी विपरीत परिस्थितियों में जूझने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, ये सच है, जब भी हिंदुस्तान के ऊपर संकट आया है, कौन नहीं जानता है कि पश्चिम से आने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए पंजाब हमेशा एक दीवार बनकर के खड़ा होता रहा है। और मैं तो अभी देख रहा था तवांग की घटना को लेकर के 9 दिसंबर के दिन मैंने पूछा, मैंने कहा भी वहां पे ऐसी स्थितियां थी, कैसे वहां पर भारतीय सेना बहुत चीन पर हावी होगी? तो बताया गया कि वहां पे हमारे सिख रेजिमेंट से जुड़े हुए जवान थे, एक एक जवान 2-2 चीनियों को अपने दबाता था और फिर उनकी कायदे से तोड़ाई करके फिर वहां से भेजता था। ये है शौर्य, ये है पराक्रम। और मुझे लगता है कि हम सबको इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी स्तर पर प्रयास हो सकते हैं, उस पर हम सबको सामूहिक रूप से अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। आज के इस अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को, जिन्होंने सरहिंद की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान दिया, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि देश के इतिहास में बाल दिवस के रूप में घोषित किया। मैं लखनऊ और गोरखपुर के गुरुद्वारा प्रबंध समिति से जुड़े पदाधिकारियों को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि बाल दिवस के इस कार्यक्रम के लिए बार बार आग्रह करते रहे। ये दिवस होना ही चाहिए, और हम लोगों ने आयोजन यहां प्रारंभ किया, उसकी गूंज देश और दुनिया के अंदर सुनाई देने लग गई, और परिणाम हम सबके सामने है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में इस आयोजन का शुभारंभ किया। हम सबको यहां इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप देखना पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक होड़ लगेगी कि बाल दिवस का वास्तविक आयोजन कौन सा होगा। वह वही होगा जो साहबजादों के बलिदान दिवस का दिन है, और यही वास्तविक इतिहास है, यही वास्तविक इतिहास भी है। और इस वास्तविक इतिहास के साथ हम सबको जुड़ने का आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से आप सबको ये हमारा सौभाग्य है। लखनऊ का याह्यागंज गुरुद्वारा तो गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने संस्कृति विभाग से इस बारे में कहा है कि गुरु परंपरा से जुड़े हुए उन गुरुद्वारों को चिन्हित करें, उनकी कनेक्टिविटी को, उनके आसपास के क्षेत्र को सुंदरीकरण और उसके विस्तार के लिए क्या कार्यक्रम बन सकते हैं। हमें एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। नगर निगम ने यहां पर पार्क की स्थापना के लिए जो कार्यक्रम किए हैं, उससे जुड़ी हुई जो भी समस्या होगी,
सरदार बलदेव सिंह ओलख जी यहां पर हैं, आप उनको ये जिम्मेदारी दें। परविंदर सिंह यहां पर हैं, इनको ये जिम्मेदारी दें, बताएं कि लोग शासन के संज्ञान में सारी चीजों को लें, सारी बाधाएं, कोई भी चीज आज के दिन पर अपनी गुरु परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, साहबजादों को उनके अनुरूप सम्मान देने के लिए कोई भी चीज बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग हर स्तर पर उसमें सहयोग करने को तैयार हैं। आज यहां पर हम सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के इन 4 साहबजादों का के प्रति नमन करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से साहबजादा दिवस के अवसर पर, बाल दिवस के अवसर पर बाबा अजीत सिंह जी को, बाबा जुझारू सिंह जी को, बाबा जोरावर सिंह जी को और बाबा फतेह सिंह जी को एक बार फिर से नमन करते हुए, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन करते हुए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके हितों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए हर प्रकार से तत्पर होकर के कार्य करेगी, कार्य कर रही है, कार्य करेगी। और डबल इंजन की सरकार को इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कहीं कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। इस विश्वास के साथ आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका एक बार फिर से यहां पर अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सुशासन दिवस के अवसर पर आज बड़ा शुभ दिन है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र हो या आज अटल जी के जन्म दिवस दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहाँ ग्राम चोलीकोट में इस चौपाल कार्यक्रम में हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई निर्मल मेहरा जी, हमारे जिला महामंत्री श्री पूरन मेहरा जी, मुकेश कलकुड़िया जी, हमारी प्रदेश मंत्री श्री हेमा जोशी जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह पठायत जी, श्री दीपचंद पाटिल जी, अयाज सिंह मेहरा जी, नारायण सिंह महर जी, रोहिताज जी, यहाँ की ग्राम प्रधान बहन पूजा मेहर जी, जिला महामंत्री पूर्व में श्री दीपक रजवार जी, प्रकाश पांडे जी, हरीश हैसियत जी, मोहन बहादुर पाल जी, जिला मंत्री विद्या धिपुरिया जी, शंकर दत्त पांडे जी, हमारे सामंत जी, गोविंद सिंह सामंत जी, मुकेश महाराणा जी एवं हमारे यहाँ के चेयरमैन श्री विपिन कुमार जी, वही पाठक जी, हमारे अंकल श्री भानीचंद जी, बनबसा की चेयरमैन रेणु जी और समस्त पदाधिकारीगण, मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में पधारे मेरे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार जनों,
सर्वप्रथम तो मैं आज भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको सादर नमन करता हूं तथा उनकी जयंती पर आयोजित इस चौपाल में आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी भाई बहनों को, आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में हम सब के लिए यह दिन और भी महत्व का दिन है, क्योंकि आज हम उत्तराखंड राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से हम अपनी व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं, अपने विकास के काम कर पा रहे हैं, नए नए कार्यक्रम लागू कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको यह राज्य दिया था। उनके प्रधानमंत्री काल में ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, जिसके लिए यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के जन जन ने एक लंबा संघर्ष और लंबा आंदोलन किया था। और उस आंदोलन को, यहाँ की मांग को, यहाँ की जरूरत को समझते हुए और उस समय विचार करते हुए हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बनाया और उत्तराखंड राज्य हमको दिया। और अटल जी ने जो राज्य बनाया, उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम, उसको विकास की गति देने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हमने भी संकल्प लिया है कि अटल जी के सपनों का उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हम संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा संकल्प है उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने का, एक आगे की पंक्ति वाला उत्तराखंड बनाने का। हमारा संकल्प है हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड बने। उसके लिए परिश्रम करना है। इसके लिए हमें प्रदेश के एक एक कोने को विकसित करना है, एक एक कोने को आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। तभी हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। हमें अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, रखना होगा। और वो जो मुख्य लक्ष्य है, उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। आप सभी के सहयोग और समर्थन से सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का जो महायज्ञ हमने शुरू किया है, वो माता पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, शारदा मैया के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से सफल होगा। भाइयों बहनों, मैंने मुख्य सेवक के रूप में अपने प्रत्येक क्षण को, इस कार्य को, एक एक पल को उत्तराखंड राज्य की जन सेवा में, जन कल्याण में और सुशासन के लिए समर्पित किया है। और मैं आगे भी आपकी सेवा के लिए, उत्तराखंड राज्य की सेवा के लिए इसी प्रकार तत्पर रहूंगा। हमारा लक्ष्य भी अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लक्ष्य अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, उसको चरितार्थ करना है। हमारा प्रण भी अंत्योदय है और हमारा पद भी अंत्योदय है। और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाएंगे, हमारे कदम थमेंगे भी नहीं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रही है। लगातार सतत रूप से नई योजनाओं को बनाने का काम हो रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि लोगों को काम करना है, हर किसी को समर्पण भाव से अपनी सेवा देना है। जो अपने अधिकारियों से भी अभी 3 दिन का जो हमने चिंतन शिविर किया था, उस चिंतन शिविर में भी सभी अधिकारियों से हमने कहा है कि 10 से लेकर 5 बजे तक की जो कार्य संस्कृति है, ये कार्य संस्कृति बदलनी होगी। अपने आप को जन सेवा के लिए समर्पित करना होगा। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी योजनाएं देश के अंदर लागू की हैं, वो सारी की सारी योजनाएं
आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, जिन भाई बहनों को, हमारे गरीब लोगों को जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, उन योजनाओं को देने का काम किया है। चाहे वो आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हमारी बहनों के लिए उज्ज्वला योजना हो, जिसमें हर किसी को गैस का सिलेंडर देने का काम हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, जिसमें घर घर में शौचालय बनाने का काम हुआ है, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक भाई बहन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख के इलाज की गारंटी सुनिश्चित की है। चाहे कोरोना महामारी हो, एक डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज भी मुफ्त में लगाई गई और तीसरी डोज बूस्टर डोज के रूप में ही मुफ्त में लगाई जा रही है। भाइयों बहनों, अभी कोरोना ही रुका नहीं है। कोरोना महामारी ने फिर से दस्तक दी है। हमने भी ये फिर से इस अभियान को रुकने नहीं देना है। जो कोरोना का हमारा वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ था, वो काम फिर से तेजी से चलेगा। पहले भी हमारी 1 डोज 2 डोज पहले ही लग चुकी है, तीसरी डोज भी लगाई जा रही है और हमने सबसे अनुरोध किया सरकार की तरफ से, हम तीसरी डोज लगाने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी, गरीब कल्याण अन्न योजना को इस अगले 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 1 साल तक अभी सभी लोगों को जो 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम था, उस योजना को लगातार जारी रखा जाएगा। भाइयों बहनों, आज देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जरा आज हमको पूरे भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर हर भारतवासी के मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। एक समय था जब हम दुनिया के देशों के सामने अपने देश की बात भी नहीं कर पाते थे। हमारे देश के प्रतिनिधि जाते थे तो वैश्विक मंचों पर कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता था, कोई उनकी बात भी नहीं सुनता था। एक तबका भारत था और 2014 के बाद का भारत ऐसा भारत जो आज समरस भारत है, समर्थ भारत है और शक्तिशाली भारत है, और ऐसा भारत जो दुनिया का भी नेतृत्व करने के लिए हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। आज जब कोरोना महामारी के समय में दुनिया के देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही है, भर भरा कर गिर रही है, उनके देश की ग्रोथ रेट कम हो रही है, वहीं भारत की ग्रोथ रेट लगातार जारी है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और बढ़ ही नहीं रही है। जहां हम 12वें नंबर पर, 13वें नंबर पर, 15वें नंबर पर देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था में होते थे, आज हम वहां से आगे आकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 5वें नंबर पर आ गए। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, ये नया भारत आज जो हमारे दुनिया के G20 के देश हैं, उन G20 के देशों की अध्यक्षता करने का काम, अध्यक्षता का भी जो है नेतृत्व का काम, वह भी भारत को मिल गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है लोकल फॉर ग्लोबल, वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जो अटल जी सोचते थे, जो उनके स्वप्न थे, उन सारे सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम सेना की बात करें, एक समय था, आप देखिए, सेना का एक समय होता था कि अगर आतंकवादियों की, जिहादियों की, दूसरे देश के सैनिकों की गोलियां हमारे सैनिकों को लग जाती थी, वो शहीद हो जाते थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते थे। उनको पूछना पड़ता था कि हम गोली का जवाब दें कि न दें। महीनों लग जाते थे, लेकिन गोली का जवाब देने के लिए जवाब नहीं आता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद
आज कोई भी देश का कोना हो, कोई भी सीमावर्ती क्षेत्र हो, अगर दुश्मन की गोली आती है, आतंकवादी जिहादी की गोली आती है, अलगाववादी गोली आती है, तो भारत की सेना गोली का जवाब गोली से नहीं देती है, बल्कि गोलों से देने का काम करती है। यह है नया भारत। अभी अभी हमने देखा तवांग की घटना हो, चाहे गलवान की घटना हो या पुलवामा की घटना हो, हर घटना के बाद इस प्रकार का जवाब भारत की सेना ने दिया है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कालखंड था, उस कालखंड में भी हमको बहुत अभूतपूर्व रूप से भारत को तमाम प्रकार की योजनाएं मिली है। देश के अंदर संचार की क्रांति का दौर उनके समय में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनके कालखंड में प्रारंभ हुई। देश के अंदर कोई सैनिक शहीद होते थे, उन शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घरों तक पहुंचाकर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न करवाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में प्रारंभ हुआ था। और इतना ही नहीं, जो युद्ध हमारी सेना युद्ध के मैदान में जीतती थी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में भारत की सेना ने हमेशा विजयश्री प्राप्त करी, हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। लेकिन जब भी सेना जीतकर आती थी, वो सारे के सारे युद्ध समझौतों की मेज पर हार दिए जाते थे, चाहे वो कोई भी युद्ध रहा हो। पहला युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का ऐसा है, कारगिल का युद्ध, जिसको सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और समझौते की मेज पर भी जीतने का काम किया। भाइयों बहनों, आज हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। 1974 के बाद लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन देश के अंदर परमाणु का परीक्षण नहीं हो पाया। वो रुका रहा, क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री आए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हमको कैसे काम करना है, हमको किस दिशा में काम करना है, परमाणु का परीक्षण करना है कि नहीं करना है। दुनिया के देशों के सामने झुक जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय भी तय किया कि हम भारत के लोग अब झुकेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं, दबाव में भी नहीं आएंगे। और देश के वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि पोखरण में परीक्षण करिए। उसी का परिणाम है कि आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य उस समय में हुए हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रही है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष अभियानों को चलाया जा रहा है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नीतिगत योजनाओं का खाका हम तैयार कर रहे हैं। हमारी विकास की योजनाओं के केंद्र में हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, किसान हैं और हमारी तो बड़ी संख्या में इस प्रांगण में मैं देख रहा हूँ हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हैं। उनको ध्यान में रखते हुए अभी हमने लखपति योजना प्रारंभ की है, जिससे कि हमारी 1,25,000 बहनों को हम 2025 तक लखपति बनाएंगे। और विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उनके रोजगार बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब तक हमारे युवा, किसान और हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक विकसित उत्तराखंड की राह पर सुनिश्चित नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही विजन है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जिस गति से आज हमारे प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है, अभी भाई गणेश मेहर कह रहे थे, इन्होंने उचोली कोट वाला, हमारा केवड़ा नाला और तमाम अभी उल्लेख नहीं किया। अगर उसका उल्लेख भी करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, हमने कम से कम 100 से भी ज्यादा घोषणाएं यहाँ के लिए कर दी इसी विधानसभा क्षेत्र के लिए, और उन सभी पर काम हो रहा है, तेजी से उस पर काम चल रहा है। सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, सीमाओं को सुरक्षित किया जा रहा है। जिस समर्पण के साथ आज हमारे देव स्थानों को और भव्य बनाया जा रहा है, वह अभूतपूर्व है। आने वाले समय में हमारी पूर्णागिरी मां की जो यात्रा है, वो लोगों के लिए और अच्छी हो, और सरल हो, और सुगम हो, और यहाँ उनके लिए और सुविधाएं हों। और इसके साथ साथ हमारे आसपास के रहने वाले लोगों को, इस क्षेत्र में यात्रा मार्ग में पड़ने वाले लोगों को, सभी के लिए उनका रोजगार भी बढ़े,
उनका काम धाम भी बढ़े, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। रोपवे की योजना प्रारंभ हो, उसके लिए भी काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है और एक ही सपना है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है। और मुझे आशा है कि आप सबके सहयोग से हम इस लक्ष्य को अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ पाने में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, जब मैं उत्तराखंड को 2025 में हम सब राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे और अपने सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के सपनों के साकार होते हुए देख रहे होंगे, मुझे प्रसन्नता होगी आज प्रदेश का प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से हमारे एक टनकपुर क्षेत्र के लोग, उचोलीगढ़ क्षेत्र के लोग और विशेषकर हमारे विधानसभा चंपावत के मेरे भाई बहन सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के हमारे संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं। सरकार और प्रदेशवासियों का दृढ़ संकल्प भी श्रद्धेय अटल जी का जो सपना है उसको साकार करेगा और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहता हूं कि लगातार हमने तय किया कि हमारा एक पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र, पूरा का पूरा एक जनपद चंपावत, यह आदर्श जनपद के रूप में जाना जाए। आदर्श जनपद बने, उसके लिए सारे विभाग योजनाएं बना रहे हैं, सारे विभागों के स्तर पर काम चल रहा है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार समीक्षा हो रही है और जल्दी ही हम एक बड़ी बैठक चंपावत के अंदर करने वाले हैं। आज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको सहायता के रूप में भी मदद की जा रही है। गंभीर रूप से जो लोग घायल, जो लोग बीमार हैं उनको ऋषिकेश, एम्स हो या अन्य स्थानों पर भी यहाँ के जो हमारे दोनों कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, कैंप कार्यालय चंपावत और टनकपुर में काम कर रहे हैं, उनको लगातार उनका उपचार कराया जा रहा है। अटल आवास जो योजना हमारी पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें 35,000 की अनुदान राशि दी जाती थी और पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 की अनुदान दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दिया गया है। और पहले जो वृद्धावस्था की पेंशन थी वह पेंशन भी अब पहले केवल परिवार में एक व्यक्ति को पेंशन मिलती थी। अगर 2 बुजुर्ग होते थे तो दोनों बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि अब परिवार के अंदर अगर 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों ही बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी और इसका सातवां भी हमने जारी कर दिया है। आपदा यहाँ पर आई थी, उसमें भी जो क्षति हुई थी उनके प्रभावितों को भी अभी तक 43 लाख की राहत राशि का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक चंपावत जनपद में 926 आवासों का निर्माण हेतु प्रति परिवार 1,30,000 की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 723 आवासों का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जितने भी प्रस्ताव हमारे क्षेत्र से आ रहे हैं उन सभी को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे यहाँ पर जितने प्रकार की भी आवश्यकताएं हैं उनको क्रमबद्ध रूप से कुछ काम इस साल होंगे, कुछ अगले साल होंगे। जो तत्काल होने वाले काम हैं, मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, इसके आधार पर तत्काल मौके पर ही जो उनकी सुनवाई करें और मौके पर ही उनका निस्तारण करें। उसके लिए कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी का चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार का एक तंत्र विकसित कर रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा सिफारिशों की आवश्यकता न पड़े, कहीं बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। अभी हमने 3 दिन का चिंतन शिविर मसूरी में किया था, जिसमें सारे शासन के सभी अधिकारीगण थे, हमारे सारे मंत्रीगण थे। मैंने उन सभी से अनुरोध किया है कि आप एकदम दूरस्थ क्षेत्रों में जाइए, चौपाल लगाइए, वहीं पर उनका समाधान करिए। जो हमारे बीडीसी बैठक है उस बैठकों में सभी अधिकारीगण प्रतिभाग करें, बहुउद्देशीय शिविर लगाएं
तहसील दिवसों पर जाकर प्रतिभाग करें और जनता की जो समस्याएं उनका समाधान करें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो जिस अधिकारी के स्तर की जो समस्या है वो उसी अधिकारी के स्तर से उसका समाधान होना चाहिए। उसके लिए शासन में, जिले में या सचिवालय में जाने की आवश्यकता न पड़े। अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से ये सुशासन नहीं होगा। सुशासन वो होता है जिसमें आम जनता को सुविधा मिलेगी, आम जनता की समस्या का समाधान हो। सुशासन का मतलब होता है उस प्रदेश में, देश में रहने वाले सारे लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, उनके अनुसार सरकार काम करे, उनके अनुसार शासन और प्रशासन काम करे। यही सुशासन है और यही हमारा ध्येय भी है। मैं आज के अवसर पर आप सभी का पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, मेरे पास शिवराज जी ने, अन्य लोगों ने बहुत सारी यहाँ पर मुझे प्रस्ताव दिए हैं, उन सभी प्रस्तावों को मैं अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करूंगा। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए और आज के दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।